हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेल टुमारो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट ईवीएस की। इस पोर्शन में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से 15 क्वेश्चन पेडागॉजी सेशन से और 15 क्वेश्चन थ्योरी पोर्शन से, जो कि एनसीईआरटी प्राइमरी ईवीएस की बुक से हूबहू पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस थ्योरी पोर्शन को। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ईवीएस कराऊंगा उसे हम एनसीईआरटी के बुक के अनुसार कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंटेंट दिखाऊंगा और वहां से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सभी के बारे में भी बात करेंगे। सभी पॉइंट को मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 5 की बुक से। आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका सिलेबस जल्द से जल्द पूरा हो सके। आप देख रहे हैं वेल टुमारो यूट्यूब चैनल को। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि यह वीडियो सभी के पास आसानी से पहुंच सके। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कक्षा 5 का सिलेबस क्या है। तो कक्षा 5 में टोटल 22 चैप्टर हैं। हम एक एक करके सभी चैप्टर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। इस चैप्टर में चींटी अपने दोस्तों को कैसे पहचानती है उसी के बारे में बताया गया है। आपने देखा होगा कि चींटी एक दूसरे के पीछे चलती हैं, यानी कि वह दोस्ती करके चलती हैं। तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट से। पहले पॉइंट में बताया गया है कि जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि जो जानवर होते हैं वह भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आम इंसान क्या करते हैं, वह देखता भी है, सुनता भी है, सूंघता भी है और महसूस भी करता है, वैसे जानवरों में भी ये सभी क्षमताएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा कि चींटियां एक दूसरे के पीछे चलती हैं, तो वैसे तो चलती नहीं होंगी, कुछ ना कुछ तो रीजन होता ही होगा। तो चींटियां क्या करती हैं कि जमीन पर चलते समय कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे कि सूंघ करके आगे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है और वह उन्हीं के पीछे लाइन लगा के एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मच्छर के बारे में बताया गया है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। आप देखते होंगे जब आप कमरे में लेटते हैं तो मच्छर आपके पास, कान के पास आकर के, पैर के पास आकर के आपको काटने लगते हैं। तो मच्छर क्या करते हैं कि हमारे शरीर की गंध से पहचान जाते हैं कि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, या तो शरीर की गर्मी से वह भी हमें पहचान जाते हैं और वो हमारे पास आकर के हमें काटने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कुत्ते के बारे में बताया गया है। सड़कों पर कुत्तों की अपनी एक जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि कुत्ते क्या होते हैं, एक दूसरे का मल मूत्र की गंध से जान लेते हैं कि यह कुत्ता हमारे इलाके का है कि यह कुत्ता दूसरे इलाके का है। आप देखते होंगे कुत्ते दूसरे कुत्तों को देख करके भौंकने लगते हैं, क्योंकि वह पहचान जाते हैं कि यह कुत्ता हमारे इलाके का नहीं है, यह हमारा दोस्त नहीं है, यह कहीं बाहर से चल करके आया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में रेशम के कीड़े के बारे में बताया गया है। रेशम का जो कीड़ा होता है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, क्योंकि जिसको साथी दोस्त होती है उसके शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध आती है। उसी गंध से वो पहचान लेता है कि उसकी मादा उसके पास आने वाली है। आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर की दोनों तरफ होती हैं। इसमें यह बताया गया कि जो पक्षियों की आंखें होती हैं उनके सिर के दोनों साइड होती हैं, और जब वह एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर देखते हैं तब ये बिल्कुल सामने देखते हैं और इनकी आंखें दोनों एक ही चीज पर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। यानी कि पक्षियों की आंखों की पुतली होती है, वह क्या होती, घूमती नहीं है, वह अपनी गर्दन एक साइड करते हैं फिर दूसरी साइड करते हैं और आसपास की वस्तुओं को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। इस पॉइंट में यह बताया गया कि जैसे पक्षियों की 2 आंखें होती हैं, उन दोनों आंखों से जब वह एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें दूरी का एहसास होता है, परंतु जब वो आंखों से अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तब उनके देखने का दायरा यानी देखने की सीमा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है चीलबाज और गिद्ध
चीलबाज और गिद्ध क्या करते हैं, ये पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा देख पाते हैं। इसका मतलब है कि जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं, यानी कि जो दिन में जानवर जगते हैं वह क्या करते हैं, कुछ रंग ही देखते हैं, परंतु रात में जागने वाले जानवर जो होते हैं वह सफेद और काला रंग ही देखते हैं। तो रात में जागने वाले जानवर कैसा देखते हैं, सफेद और काले रंग को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सांप के बारे में बताया गया है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। मतलब कि सांप के कान नहीं होते हैं, वह जैसे कोई बीन बजाता है तो कंपन का एहसास होता है, उसी कंपन के द्वारा वह सुनते हैं, उनके कान नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकाल करके अपने साथियों को संदेश देता है। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि जंगल में जो ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर होता है, जब उसके पास कोई मुसीबत आती, जैसे कि शेर आ गया या तो चीता आ गया, उनको देख करके वह क्या करता है, एक खास आवाज निकालता है। इससे उनके साथी दोस्त को यह पता चल जाता है कि जो आवाज निकाल रहा है वह किसी दूसरे जानवर के डर के कारण निकाल रहा है कि यह आवाज पत्तियों के हिलने से आ रही, यानी कि वह आवाज में अंतर समझ जाता है कि ये पत्तियों के हिलने की आवाज है या तो किसी जानवर को देख करके आवाज निकाल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इन चेतावनी भरे आवाजों से सचेत हो जाते हैं, यानी कि जब कोई आवाज निकालता है तो वह सचेत हो जाते हैं कि यह पत्ती हिलने की आवाज है कि कोई जानवर आ रहा है, यानी उन्हें एहसास हो जाता है कि कोई शत्रु हम पर हमला करने वाले हैं। मछलियां जो होती हैं वह खतरों की चेतावनी एक दूसरे को विद्युत तरंगों से देती हैं। तो मछलियां क्या करती हैं, जो खतरे की चेतावनी को कैसे बताती हैं, एक दूसरे को विद्युत तरंगों के माध्यम से बताती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ जानवर जो होते हैं तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। इस पॉइंट में यह बताया कि कुछ जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता ही होता है, यदि कोई भूकंप आने वाला होता है या तो कोई घटना घटने वाली होती है तो अजीब हरकतें करने लगते हैं। कुत्ता क्या करता है, भौंकने लगता है। इससे जंगल में रहने वाले अन्य जानवर समझ जाते हैं कि कोई न कोई अनहोनी यानी कि कोई न कोई घटना घटने वाली है। तो जानवर क्या करते हैं, भूकंप आने पर अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं या तो अलग अलग हरकतें करने। अब हम बात करते हैं घटना की। यह घटना है 2004 दिसंबर की। वहां पर क्या हुआ था, सुनामी आने वाली थी। उससे पहले वहां के कुछ जानवर जो थे अजीब व्यवहार कर रहे थे। उससे वहां पर एक रहने वाली अंडमान की एक आदिवासी रहती थी, वह समझ गई थी कि कोई न कोई अनहोनी होने वाली है और वह उस इलाकों को छोड़ करके चले गए थे और वो नुकसान होने से बच गया था। तो आपको इस घटना के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉल्फिन के बारे में बताया गया है कि डॉल्फिन जो होती हैं अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बातें भी करती हैं। अगला पॉइंट में बताया गया है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। दोस्तों आपको ये सब पॉइंट याद नहीं रखना है, आप सिर्फ 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, आपको ऑटोमेटिक ये सभी चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि सीटेट के पेपर में बिल्कुल यही फैक्ट चीजें पूछी जाती है, वहां पर कोई रटने वाली चीजें नहीं पूछी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। छिपकली क्या करती है, किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में स्लॉथ के बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ एक ऐसा जानवर होता है जो कि भालू जैसा दिखता है, पूरा भालू नहीं होता है, मतलब स्लॉथ देखने में बिल्कुल भालू जैसा दिखता है। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोता है। तो स्लॉथ क्या करता है, दिन में 17 घंटे सोता है। आपको यह पॉइंट याद रखना है, स्लॉथ दिन में 17 घंटे वो भी पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता रहता है और स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर पलता है, यानी कि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। जब उस पेड़ की पत्तियों को खा लेता है तब ही वह दूसरे पेड़ पर उसके पत्ते खाने के लिए जाता है। और स्लॉथ अपने 40 वर्ष के जीवन काल में लगभग 8 पेड़ों पर ही निवास करता है, यानी कि वह एक पेड़ पर कितने साल लगभग निवास करता है, 5 साल निवास करता है और उसका जीवन काल लगभग होता है 40 वर्ष का और अपने पूरे जीवन काल में वह लगभग 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। और स्लॉथ इतना आलसी होता है कि वह 1 सप्ताह में शौच करने के लिए नीचे उतरता है। अब आप समझ गए होंगे कि वह
17 घंटे सोता है तो वैसे भी आलसी होगा। जब आलसी है तो पेड़ से नीचे उतरेगा नहीं। तो वह सप्ताह में कितने दिन नीचे उतरता है? ओनली एक बार, वो भी कब? फ्रेश होने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है बाघ के बारे में। अब हम देखते हैं बाघ के बारे में। बाघ के देखने की जो क्षमता होती है हमसे 6 गुना ज्यादा होती है। तो बाघ हमसे 6 गुना ज्यादा किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बाघ की मूंछों के बारे में बताया गया है। जो बाघ की मूंछें होती हैं वह हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे कि उसे शिकार करने में मदद मिलती है और अंधेरे में रास्ता भी वह मूंछों के द्वारा ही ढूंढता है। तो बाघ की जो मूंछें होती हैं बहुत काम की होती हैं। वह शिकार करने में मदद करती हैं, अंधेरे में रास्ता भी ढूंढती हैं और कंपन को भी भांपती हैं। और बाघ जो होता है मौकों के अनुसार अपनी आवाज निकालता है। मतलब बाघ क्या करता है, जैसे जंगल में हवा आ रही है तो पत्तियों के कारण आ रही है कि किसी जानवर के आने के कारण आ रही है, वह उनको देख करके अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है। और जो बाघ का गुर्राना होता है वह 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है? 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। दूसरा बाघ मूत्र की गंध को झट पहचान जाता है। इस पॉइंट में यह बताया गया कि बाघ जो होता है अपने इलाके में मूत्र करता है और दूसरा जो बाघ होता है उस मूत्र की गंध से जान जाता है कि हमारे इलाके का बाघ है कि दूसरे इलाके का बाघ है। कुत्ता भी सेम यही करता है, मतलब इनकी भी जगह बटी होती हैं। यह एक दूसरे के मल मूत्र की गंध से जान लेते हैं कि यह जो बाघ है हमारे इलाके का आया था या तो दूसरे इलाके का हमारे यहाँ पर आ गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। तो बाघ क्या करता है, पत्तों से जो हवा हिलती है और जो शिकार आने के कारण पत्ते हिलते हैं, उन दोनों आवाजों में क्या होता है, अंतर समझ जाता है। इससे उसके साथी समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई अनहोनी होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। तो बाघ के कान क्या करते हैं, बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूमते भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना पक्षी विहार है। तो घाना पक्षी विहार कहां पर है? राजस्थान के भरतपुर जिले में है। तो दोस्तों पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड चैप्टर है कहानी सपेरों की। इस चैप्टर में सांप के बारे में बताया गया है। हमारा पहला पॉइंट है, सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। तो दोस्तों सपेरों की एक जाति होती है, उसे क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। सेकंड पॉइंट में नाग गुम्फन डिजाइन के बारे में बताया गया है। नाग गुम्फन डिजाइन एक ऐसी डिजाइन होती है जो कि रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए बनाई जाती है। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो नाग गुम्फन डिजाइन होती है वह रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगला पॉइंट है, कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तो कालबेलिया नाच में कैसे मुद्राएं की जाती हैं? सांप जैसी मुद्राएं की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में बीन पार्टी के बाजे के बारे में बताया गया है। बीन पार्टी के 4 बाजे होते हैं, ढोल, तुम्बा, खजरी और बीन। तो आपको इन चारों बाजों के नाम याद रखना है। कौन कौन से हैं? ढोल, तुम्बा, खजरी और बीन। इसमें से जो है तुम्बा, खजरी और बीन सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। यदि हम ढोल को छोड़ दें तो 3 बाजे बजते हैं। कौन कौन से? तुम्बा, खजरी और बीन। ये क्या होते हैं? सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। तो हमारे देश भारत में टोटल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। उनके नाम क्या है? सांप, सेकंड है करायत, थर्ड है अफाई और चौथा है दुबोइया। यहाँ पर दुबोइया होगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो टोटल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। उनके नाम क्या है? नाग या तो किंग कोबरा, सेकंड है करायत, थर्ड है अफाई और चौथा है दुबोइया। आप इमेज में देख सकते हैं यह कैसे दिख रहे हैं। अलग अलग सब होते हैं लेकिन होते हैं चारों जहरीले ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से
उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो सांप जब काटता है तो क्या होता है, उसके जो खोखले दांत होते हैं उनसे क्या होता है, उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है और वह व्यक्ति मर सकता है यदि उसे सही समय पर इलाज नहीं कराया गया तो। और जब सांप काट लेता है तो उस व्यक्ति को एक दवाई भी दी जाती है। उस दवाई का नाम क्या है, सीरम, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आसानी से उपलब्ध है। परंतु यह जो सीरम दवाई बनाई जाती है, यह दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो आपको यह भी याद रखना है कि जो सांप काटने पर जो दवाई दी जाती है उसका नाम क्या है, सीरम। और वो दवाई बनाई किससे जाती है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। दोस्तों हम देखते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है चखने से पचने तक। पार्ट 3 का नाम क्या है, चखने से पचने तक। पहला पॉइंट है उल्टी और दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी को घोलकर पीना चाहिए। तो यदि आपको उल्टी हो और दस्त हो तो क्या करना चाहिए, पानी में हमें नमक थोड़ा सा घोलना चाहिए और थोड़ा सा शक्कर, और उसे घोल करके पीना चाहिए। इससे क्या होगा कि उल्टी और दस्त होने पर आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है और पेट भी खराब हो जाता है। तो जब उल्टी और दस्त होता है तो शरीर में क्या होता है, ना तो खाना रुकेगा और ना तो पानी रुकेगा। इससे क्या होगा कि शरीर में कमजोरी आ जाएगी और आपका पेट भी खराब हो सकता है। अगला पॉइंट बताया गया है कि ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए शरीर को ताकत मिलती है, क्योंकि जब ग्लूकोज शरीर में चढ़ाया जाता है तो उसमें एनर्जी होती है। तो उससे क्या होता है कि आप खाते पीते कुछ भी नहीं है परंतु आपके शरीर को बराबर मात्रा में एनर्जी मिलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारे पेट का तापमान कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेट में पाया जाने वाला रस अम्लीय होता है। तो जो पेट में रस पाया जाता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। अगला पॉइंट है जुखाम एक संक्रमण रोग है। तो जुखाम कैसा है, संक्रमण रोग है। इसीलिए कहते हैं कि जब आपको जुखाम होती है तो आपको जब छींकना है तो अपने नाक पर कुछ रख लीजिए फिर छींके, नहीं तो क्या होगा, संक्रमण रोग है, आपसे दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। तो सबसे अधिक चावल कहां पर पैदा किया जाता है, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। और बहुत अधिक चावल उत्पादन के बाद ही वहां पर बहुत अधिक गरीबी है, यानी कि वहां पर चावल का उत्पादन तो सबसे ज्यादा किया जाता है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में, परंतु उसके बावजूद भी वहां पर बहुत अधिक गरीबी पाई जा रही है। तो दोस्तों चैप्टर 3 भी पूरा हो गया है। अब हम देखते हैं चैप्टर 4 के बारे में। आप सिर्फ सुनते रहिए, एक दो बार आप सुन लीजिएगा, आपको आसानी से सभी बातें याद हो जाएंगी। यदि आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड भी करा दी है। तो इसका पहला पॉइंट है दूध को उबालते हैं। तो दूध को क्या किया जाता है, उबाल के पिया जाता है। उबालने से क्या होता है, जिसमें थोड़ा बहुत कीटाणु भी होते हैं वहां नष्ट हो जाते हैं, परंतु कच्चा दूध भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो दूध को क्या करते हैं, उबालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पके हुए चावल को एक कटोरी में डाल करके पानी के बर्तन में रखते हैं। तो जैसे जब पका हुआ चावल होता है उसको खराब होने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक कटोरी में डाल करके चावल और पानी के बर्तन में रख देंगे। उससे क्या होगा कि पानी को कुछ समय के लिए संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हरी धनिया को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं। जब हरी धनिया को हम गीले कपड़े में लपेट कर रख देंगे तो वह जल्दी से खराब नहीं होगी। और प्याज लहसुन को बचाने के लिए क्या करते हैं, उसे हम नमी से बचाने के लिए खुले में रखते हैं। खुले में मतलब जहां पे वहां नमी ना जा सके, जिससे क्या होगा अधिक समय तक संरक्षित रह पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अत्रेयपुरम कस्बा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। तो अत्रेयपुरम कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है मामड़ी तांड्रा को आम पापड़ भी कहते हैं। तो आम पापड़ का दूसरा नाम क्या है, मामड़ी तंद्रा यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे तांड्रा होगा। तो मामड़ी तांड्रा को दूसरा नाम क्या है, आम पापड़ है। नेक्स्ट पॉइंट है मुस्लिम लोग जो होते हैं वह कपड़े को छानने में प्रयोग करते हैं। तो मुस्लिम लोग क्या करते हैं, कपड़े को छानने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कांच के जार और बोतल को अच्छे से सुखाया जाना चाहिए ताकि नमी न रह जाए, वरना अचार खराब हो जाएगा। यानी कि अचार हम किस में रखते हैं, कांच के जार या तो बोतल में रखते हैं। तो उसके पहले हमें क्या करना चाहिए कि कांच के जार और बोतल को अच्छे से धूप में सुखा लेना चाहिए, जिससे क्या होगा उसकी नमी भाग जाएगी और हमारा अचार खराब होने से बच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है
आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका संरक्षण करना चाहिए। यानी कि आम को यदि हमें ज़्यादा देर तक चलाना है, ज़्यादा दिनों तक संरक्षित करके रखना है, तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा? संरक्षण। संरक्षण के रूप में क्या कर सकते हैं? उसका अचार बना सकते हैं, या तो आम पापड़ बना सकते हैं, या तो चटनी, या तो टॉफी का रस बना सकते हैं। क्योंकि आप नॉर्मल आम को रखेंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा, परंतु आप देखते होंगे यदि उसका अचार बना लें, या तो आम पापड़ बना लें, या तो चटनी बना दें, तो ज़्यादा देर समय तक चल सकती है। अब आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम क्या है? बीज बीज बीज। इसमें बीजों के बारे में बताया गया है। इसका फर्स्ट पॉइंट है शिकारी पौधों को नेफेंथिस पौधा कहते हैं। तो शिकारी पौधों को क्या कहते हैं? नेफेंथिस। यह एक ऐसा पौधा है जो कि मेढक, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अंदर फंसा करके खा जाता है। तो नेफेंथिस पौधा कैसा होता है? शिकारी पौधा है। और यह क्या करता है कि मेढक हो गए, कीड़े मकोड़े यानी कि जो छोटे जानवर होते हैं, उनको क्या करता है? अपने जाल में फंसा करके उन्हें खा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका आकार कैसा होता है। जो नेफेंथिस पौधा होता है, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, और उसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है, जिससे क्या होती है? विशेष प्रकार की गंध आती है, और उसी गंध से कीड़ों को आकर्षित करता है और फिर उन्हें मार करके खा लेता है। तो नेफेंथिस पौधा क्या करता है? एक तो उसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, और उसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है, और उससे क्या होता है? मनमोहक गंध आती है जो कि कीड़ों को आकर्षित करती है, और कीड़े उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, जिससे कि वह उनको शिकार करता है और उन्हें मार करके खा लेता है। और यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो नेफेंथिस जो पौधा होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगले पॉइंट में बेलफ्रो के बारे में बताया गया। बेलफ्रो, आप जैसे सैंडल पहनते होंगे तो सैंडल में आपके पैर से ना निकले तो चिपकाने के लिए होता है, आप उसको निकालते हैं, चट्टे से आवाज आती है। तो बेलफ्रो क्या होता है? सैंडल में खुरदुरा सा हिस्सा होता है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। जैसे बैग में भी लगा होता है टांगने वाला, उसी को क्या बोलते हैं? बेलफ्रो। इसका आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज मेस्टल ने किया था। और कब किया था? 1948 स्विट्जरलैंड में किया था। उनको यह विचार कांटों वाले बीज से आया था। तो बेलफ्रो के बारे में कितना याद रखना है कि वह क्या होता है? सैंडल में खुरदुरा सा हिस्सा होता है जिसको पहनने के बाद हम चिपकाते हैं। और इसका आविष्कार जॉर्ज मेस्टल 1948 में स्विट्जरलैंड में किया था। और उनका विचार कैसे आया था? कांटों वाले बीजों से आया था। नेक्स्ट पॉइंट है बीजों के बारे में बताया गया कि बीज जो होते हैं बहुत ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं और कपड़ों में चिपक कर या पानी के जरिए भी या सैर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बीज जो होते हैं बहुत घुमक्कड़ होते हैं, यानी कि वह पौधों के जरिए तो पहुंचते ही हैं, आपके कपड़ों के साथ चिपक करके भी खेत में पहुंच जाएंगे, या तो पानी के ऊपर तैर करके भी वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोयाबीन की फलियां पकने पर फट जाती हैं और बीज निकल आते हैं। तो सोयाबीन की फलियां क्या होती हैं? जब पकती हैं तो फट जाती हैं और उनसे बीज बाहर निकल के इधर उधर बिखर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। तो मिर्ची कहाँ से आई थी अपने देश में? पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। और टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद और चाय यह भी कहाँ से आया था? दक्षिण अफ्रीका से आया था। तो एग्जाम में यह सब भी पूछे जाते हैं कि मिर्ची हो गया, टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, यह सब अपने देश में कहाँ से आया? दक्षिण अफ्रीका से आया था। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है गोभी और मटर के बारे में। तो गोभी और मटर कहाँ से आया था? यूरोप से आया था। अगला पॉइंट है काफी, भिंडी और बीन्स, यह कहाँ से आया था? यह अफ्रीका से आया था। नेक्स्ट पॉइंट है असम में चाय की खेती होती है, यानी कि असम जो होता है चाय की खेती के लिए फेमस है। दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि आप सीटेट का पेपर दिए होंगे तो आप देखे होंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बुक का कवर करने का प्रयास करवा रहा हूँ। यदि आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों अब हम देखेंगे पार्ट 6, और पार्ट 6 का नाम क्या है? बूंद बूंद दरिया दरिया। इस पाठ में पानी की बूंदों के महत्व के बारे में बताया गया कि पानी की एक एक बूंद हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि गढ़सीसर एक 650 साल पुराना तालाब है। तो गढ़सीसर जो है 650 साल पुराना तालाब है।
सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि सर का मतलब तालाब से होता है। जैसे घड़ सीसर में सर शब्द लगा हुआ है ना लास्ट में, तो सर का मतलब क्या होता है? तालाब। और घड़ सीसर जो है 650 साल एक पुराना तालाब है। अब अगला पॉइंट घड़ सीसर के बारे में ही बताया गया है कि घड़ सीसर तालाब को जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। तो जो घड़ सीसर तालाब है 650 साल पुराना है और इसे बनवाया किसने था? राजस्थान के एक राजा हैं घड़सी, उन्होंने इस तालाब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस तालाब के घाट पर एक स्कूल भी है जहां बच्चे पढ़ने आते थे। तो जो यह घड़सीसर तालाब है, इस तालाब के घाट पर एक छोटा सा स्कूल है। वहां पर गांव के बच्चे, आसपास दूर दराज एरिया के बच्चे पढ़ने भी आते हैं। और इस तालाब से जुड़े 9 तालाब और भी हैं। जो एक तो मुख्य तालाब हो गया घड़सीसर, उससे जुड़े हुए 9 तालाब और भी हैं। बरसात में क्या होता है कि जब पानी बरसता है तो उसी एक अकेले तालाब से उन्हीं 9 तालाबों में पानी भर जाता है। अगला पॉइंट है, जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में एक बार और कभी कभी तो वो भी नहीं। राजस्थान को जो जैसलमेर जिला है वहां पर बारिश बहुत ही कम होती है। वहां तो साल में कभी कभी बारिश होती ही नहीं, और होती भी है तो एक बार और कभी कभी तो होती ही नहीं है बारिश, यानी कि वहां पर बहुत कम बारिश होती है। इसके अलावा राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश होती ही नहीं है, या तो साल में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इससे ज्यादा बारिश नहीं होती। तो राजस्थान में पानी का बहुत बड़ा संकट है। इसीलिए इस पाठ का नाम क्या है? बूंद बूंद दरिया दरिया, यानी कि पानी की बूंदों के बारे में ही बताया गया है। अगला पॉइंट है, यहाँ लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, इसलिए यहाँ के लोग पानी की एक एक बूंद की कीमत बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं। बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते थे। पहले क्या होता था कि पानी को बूंदों को इकट्ठा करने के तालाब बनवाए जाते थे, और तालाब जैसा ही एक जोहड़ होता था, वहां पर भी पानी को एकत्रित किया जा सकता था। आज भी कहीं कहीं कई 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं। अब जैसे पानी बहुत कम गिरता है वहां पर, तो वहां पर पानी के स्रोत का प्रबंध करने के लिए बहुत से जगहें बनाई गई थी। जैसे तालाब आपका हो गया, बावड़ी हो गई, नौला हो गया, धारा हो गई। इन सभी से क्या होता है, लोगों को पानी की जरूरतें पूरा होती हैं, क्योंकि पानी तो वहां बरसता नहीं है। और जब पानी बरसता है तो लोगों ने वहां तालाब बनवाए हैं, बावड़ी बनवाई है, जिससे क्या होगा, जब पानी गिरे तो उनमें पानी भर जाए और जरूरत पड़ने पर वहां के आदमी उसे यूज कर सके। अगले पॉइंट में बताया गया कि जब तालाब में पानी भर जाता है तो वहां पर लोग जश्न मनाते हैं। जैसे किसी के यहाँ पर शादी होता है, ब्याह होता है, तो फंक्शन होता है, तो लोग घर में जश्न मनाते हैं ना, वैसे ही राजस्थान के जैसलमेर में जब तालाब पानी से भर जाता है तो वैसे ही जश्न वहां पर मनाया जाता है। क्योंकि उन लोगों के लिए पानी की एक एक बूंद बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए जब तालाब भरने पर वो लोग क्या करते हैं, जश्न मनाते हैं। जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन के आने पर जश्न मनाया जाता है, या तो लोगों को घरों में पूजा आयोजित की जाती है, उसी तरह वो लोग तालाबों में पानी भर जाने पर उसी तरह का जश्न मनाते हैं। अब अगले पॉइंट में यहाँ पर बताया गया कि वहां पर पानी की कमी होने के कुछ कारण है, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर पानी को मोटर से निकाला जाता है। अब जब पानी को आप मोटर से निकालेंगे तो जमीन के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि आसपास के जो कुएं होंगे, तालाब होंगे, वो सभी सूख जाएंगे, क्योंकि उससे पानी का वाटर लेवल कम होता चला जाएगा और पानी सूख जाएगा। अगला पॉइंट है, अब झीलें कम हो गई हैं जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, और वहां पे जो झीलें थी वह भी कम होती जा रही हैं। यदि झीलें होती तो वहां पर वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता और पानी की उतना संकट नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट है, पेड़ों के आसपास और पार्क के चारों ओर की मिट्टी है उन्हें सीमेंट से कवर कर दिया जा रहा है। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि जैसे पार्क हो गया, पार्क के आसपास जो मिट्टी होती है या तो पेड़ों के आसपास जो मिट्टी होती है उन्हें सीमेंट से ढक दिया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि पानी की कमी हो जा रही, क्योंकि आप जब किसी चीज को सीमेंट से ढक देंगे तो जब पानी गिरेगा तो उसमें पानी अंदर नहीं जा पाएगा, जिससे क्या होगा कि पानी की कमी हो जाएगी। क्योंकि यदि नॉर्मल मिट्टी रहेगी तो वह क्या करेगी, पानी को सोख लेगी और पानी का वाटर लेवल बढ़ेगा, परंतु ये आप उसे सीमेंट से कवर कर देंगे तो पानी की मात्रा को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश हुई ही नहीं, इस इलाके में सूखा पड़ा था। सन 1986 की बात है कि जोधपुर में और उसके आसपास जितने भी इलाके थे वहां पर क्या हुआ, पानी गिरा ही नहीं। उससे क्या हुआ, उस इलाके में बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था। नेक्स्ट पॉइंट है,
लोगों को याद आया कि एक पुराना कुआं या बावड़ी था, वहां पर सफाई की गई। अब जब वहां पर बारिश नहीं हुई तो लोग वहां के बहुत परेशान हो गए। तब लोगों के मन में एक ख्याल आता है कि हमारे यहाँ तो एक पुराना कुआं या तो बावड़ी है। तो फिर लोग क्या करते हैं कि सभी लोग मिल करके एकत्रित होकर के उस कुआं या बावड़ी को साफ करते हैं। तो सफाई की जाती है तो उसमें 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकलता है। तो फिर वहां के लोग क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। चंदा इकट्ठा करके उसकी साफ सफाई करवाते हैं, जिससे वह बावड़ी और कुआं साफ हो जाता है। फिर जो वहां के प्यासे लोग होते हैं उसी बावड़ी से पी करके, पानी को पी करके अपनी प्यास को बुझाते हैं। परंतु वहां पर क्या होता है कि कुछ साल बाद अच्छी बारिश हो जाती है तो लोग क्या करते हैं कि उस बावड़ी को फिर से भूल जाते हैं। जैसे क्या होता था, जैसे आपको कोई जब बीमारी होती तभी लोग भगवान को याद करते हैं, जब अच्छे होते हैं तो भगवान को याद नहीं करते हैं। यदि अच्छे होने पर भी भगवान को याद किया जाए तो हो सकता है कि बीमारी आए ही ना। वैसे ही कंडीशन वहां के लोगों की थी। जब वो लोग पानी के संकट से गुजर रहे थे तब उन्हें कुएं की याद आई, बावड़ी की याद आई, और वहां के गांव के लोगों ने चंदा को इकट्ठा किया, उस कुएं और बावड़ी को साफ करवाया, अपनी प्यास को बुझाई। लेकिन कुछ दिनों बाद वहां पर बहुत तेज बारिश हुई, जिससे लोग क्या किए कि बावड़ी को फिर से भूल गए और बावड़ी फिर से मिट्टी से ढक गई। नेक्स्ट पॉइंट में अलबरूनी के बारे में बताया गया। अलबरूनी जो होता है 1000 साल पहले भारत आया था। तो अलबरूनी भारत कब आया था, 1000 साल पहले आया था, और वह उज्बेकिस्तान से आया था। वह कहां से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। उसने क्या किया कि बहुत ही बारीकी से यहाँ पर चीजों का अवलोकन किया और उनके बारे में लिखा। मतलब अलबरूनी क्या किया, उज्बेकिस्तान से आया था, उसने यहाँ के आकर के यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की जगहों के बारे में सभी को बहुत अच्छे तरह से उसने देखा और उनके बारे में लिखा। और उसने बताया कि यहाँ के जो लोग हैं वो तालाब बनाने की कला में माहिर हैं। उसने लिखा कि बताया कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं वो सब क्या करते हैं, तालाब बनाने की कला में माहिर हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि तालाब के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों और लोहे से चबूतरे बनाते थे। तो तालाब के चारों ओर क्या थे, बड़े बड़े पत्थर और लोहे से चबूतरे बने हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है अलबरूनी के जन्म के 1000 साल बाद यहाँ डाक टिकट 1973 में मिला था। तो डाक टिकट कब मिला, 1973 में। और कब मिला था, अलबरूनी के जन्म के 1000 साल बाद वह डाक टिकट मिला था। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि पानी की एक संस्था है, उसका नाम क्या है, तरुण भारत संघ है। यह क्या करती है, यह लोगों को पानी का इंतजाम के बारे में प्रबंध करती है। तो संस्था का नाम क्या है, तरुण भारत संघ। यह किससे संबंधित है, जल संरक्षण से यह संस्था संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है दड़की माई। दड़की माई एक औरत है, उनका नाम है, राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव में रहती है। तो दड़की माई एक औरत है, मतलब लेडीज है। वहां कहां पर रहती है, राजस्थान के अलवर जिले में रहती हैं। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। तो दड़की माई ने क्या किया, पानी का वहां संकट था तो पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें गांव वालों से मिल करके एक बैठक की। उस बैठक में फैसला किया कि हम लोग एक तालाब या तो बावड़ी बनाएंगे, जिससे बरसात ना हो तो वहां पर पानी एकत्रित हो तो हम उसका यूज कर पाए और पानी के संकट से उभरा जा सके। अब हम देखते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नाम क्या है, पानी का प्रयोग। इस पाठ में पानी के विभिन्न प्रयोगों के बारे में बताया गया। जैसे कोई चीज पानी के ऊपर तैरती रहती है, कोई चीज पानी के ऊपर डूब जाती है, तो इस चैप्टर में उन्हीं सब के बारे में बताया गया है। इसका पहला पॉइंट है वह वस्तुएं जो अपने भार से अधिक पानी हटाती हैं वह पानी में तैरती रहती हैं। तो पानी में कौन सी वस्तु तैरेगी, वह वस्तु जो अपने भार से अधिक पानी हटाएगी। जैसे आपका तेल हो गया, तेल क्या होता है, पानी में तैरता रहता है, वह डूबता नहीं है। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि पानी में नमक की उचित मात्रा मिलाने पर पानी भारी हो जाता है। तो यदि हम पानी में नमक की उचित मात्रा मिला देंगे तो पानी क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। और पानी जब भारी हो जाएगा तो उसमें नींबू जैसी चीजें जो पानी में डूब जाती हैं वह भी उसमें तैरने लगेंगी। तो पानी में नमक मिलाने से क्या हो जाएगा, पानी भारी हो जाएगा। और जब पानी भारी हो जाएगा तो जो उसमें चीजें डूब जाती हैं वह चीज भी उसमें नहीं डूबेगी, बल्कि वह उसमें आसानी से तैरने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। तो दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है, मृत सागर है। अगला पॉइंट है यह इतना नमकीन है कि 1 लीटर पानी से लगभग 300 ग्राम नमक मिलता है। तो मृत सागर इतना नमकीन है कि उससे 1 लीटर पानी से लगभग 300 ग्राम नमक को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि मृत सागर में इंसान ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हुए हों।
अमृत सागर का पानी जो है नमकीन होता है, तो उसमें आदमी ऐसे तैरता है जैसे आदमी घर में आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ विश्राम करता है। कुछ चीजें जैसे शक्कर, दूध, यह क्या होती हैं, पानी में पूर्णतः घुल जाती हैं। आप देखते होंगे कि पानी में आप शक्कर मिला दें या तो दूध मिला दें, वह पानी में पूर्णतः घुल जाएंगी। परंतु यदि उसकी जगह हम पानी में मिट्टी मिला दें या तो चाक पाउडर मिला दें तो वह पानी में घुलेगा नहीं, बल्कि पानी की तली में बैठ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि तेल पानी में घुलता नहीं बल्कि तैरता रहता है। तो तेल, पानी में आप तेल मिलाएंगे तो वह पानी में घुलेगा नहीं, बल्कि पानी के ऊपर क्या होता है, तैरता रहता है। और उबालने पर पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। यदि आप गैस पर या तो हीटर पर पानी उबलने के लिए रख देंगे तो पानी क्या होगा, वाष्प बनकर धीरे धीरे उड़ जाएगा। यदि आप कुछ देर गैस को नहीं बंद करेंगे तो पानी आपको उसमें बचेगा नहीं, वह वाष्पन के रूप में बाहर उड़ जाएगा। वाष्पनकरण के कारण ही गीले कपड़े सूख जाते हैं। तो गीले कपड़े आप देखते होंगे धूप में सूखने के लिए डालते हैं गीले कपड़े, कुछ देर बाद वो सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, वाष्पीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दांडी मार्च गुजरात की घटना 1930 की है। तो दांडी मार्च का घटना का संबंध किससे है, गुजरात से, और किस सन से है, 1930 से है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीयों को नमक बनाना मना था और इस पर टैक्स भी लगा था। तो भारतीयों को नमक बनाने के लिए मना किया गया था और बोला गया था कि जो व्यक्ति नमक बनाएगा उस पर टैक्स भी लगाया जाएगा। अगला पॉइंट है यह यात्रा अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक चली। तो दांडी यात्रा कहां से कहां तक चली थी, अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक चली थी। नेक्स्ट चैप्टर है मच्छरों की दावत। इस चैप्टर में मच्छरों से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं या तो मच्छरों के बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, मच्छरों की दावत। इसका पहला पॉइंट है मलेरिया मच्छरों को काटने से होने वाला रोग है। तो मलेरिया रोग जो होता है कैसे होता है, मच्छरों के काटने से होने वाला रोग है। घर में यदि कहीं पे पानी जमा होता है, पुराना पानी एकत्रित होता है, तो उसी में मच्छर क्या होते हैं, पनपने लगते हैं। उसी के कारण वह मच्छर हमें काट लेते हैं और हमें मलेरिया रोग हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें समय समय पर जमा पानी को साफ करते रहना चाहिए, उन्हें पानी चेंज करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि वहां पर मच्छर नहीं पनप पाएंगे और हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगले पॉइंट में मलेरिया रोग के बारे में बताया गया कि जो मलेरिया बुखार आता है तो उसमें हमें कपकपी होती है और ठंड देकर बुखार आता है। तो जब किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है तो उसको पहचानने का लक्षण क्या है, उसका शरीर कांपने लगेगा या तो उसे ठंड दे करके बुखार आएगा। अगले पॉइंट में मलेरिया की दवाई के बारे में बताया गया है कि मलेरिया की दवाई जो होती है सिनकोना एक पेड़ होता है उसी की छाल से बनाई जाती है। तो मलेरिया की दवाई कैसे बनाई जाती है, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से अनीमिया रोग होता है। तो अनीमिया रोग कैसे होता है, हीमोग्लोबिन या तो आयरन की जब कमी हमारे शरीर में हो जाएगी तो हमें एनीमिया रोग हो जाएगा। इस रोग में क्या होता है, बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। जिस व्यक्ति को एनीमिया रोग हो जाएगा वह शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा और उसका दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करेगा, उसका कुछ भी करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि वह शारीरिक रूप से कमजोर होगा तो उसका किसी काम करने में ऑलरेडी उसका मन नहीं लगेगा। हीमोग्लोबिन खून में पाया जाने वाला एक तत्व है जिसके कारण खून का रंग लाल दिखता है। तो खून का रंग लाल क्यों दिखता है, हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन खून में पाया जाने वाला एक तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि आयरन हमें कैसा मिलता है। आयरन हमारे शरीर में गुड़, आंवला और बहुत सी हरे पत्ती की सब्जियों में मिलता है, क्योंकि शरीर को आयरन की भी जरूरत होती है। तो आयरन को प्राप्त करने के लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, और आंवले में विटामिन सी होता है, और हमें गुड़ का भी सेवन करते रहना चाहिए जिससे हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं हो। अगले पॉइंट में बताया गया कि मक्खियों से बीमारी होती है, जैसे पेट की बीमारियां। तो मक्खियों से कौन कौन सी बीमारी होती है, पेट की बीमारी भी मक्खियों से हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगले पॉइंट में बताया गया कि काई एक प्रकार का पौधा है जो कि वर्षा के मौसम में दिखाई देता है। तो काई कैसा पौधा है, एक प्रकार का पौधा है। काई जब कहीं पर पानी बरसता है तो वहां पर काई को आसानी से देखा जा सकता है। तो वर्षा के मौसम में काई पौधा आसानी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि रोनाल्ड नोस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छरों से होता है। तो मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है या पहले लोगों को नहीं पता था, इसको सबसे पहले किसने बताया, वैज्ञानिक रोनाल्ड
रोस ने बताया था। और रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रोनाल्ड रोस का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। कब मिला था? दिसंबर 1902 में। और यह पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि मलेरिया मच्छरों के काटने से होने वाला रोग है। अगले पॉइंट में बताया गया कि मलेरिया जो होता है परजीवी से होता है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो मलेरिया किससे फैलता है? परजीवी रोग से फैलता है। उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। अगला पॉइंट है, यह मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है। तो मलेरिया रोग हमें मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से भी हो जाता है। अगले पॉइंट में बताया गया है, अनीमिया दिल्ली के स्कूल में आम बात है। अनीमिया क्या होती है? अनीमिया बीमारी दिल्ली के स्कूल के बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। यह दोस्तों यह सभी पॉइंट एनसीईआरटी की आप बुक खोलेंगे कक्षा 5 की, उसमें एक एक पॉइंट हूबहू लिखा हुआ है। उसी का मैंने क्या किया है, आपको शॉर्ट नोट्स बना दिया है जिससे कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपको अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा मैटर होता है। उसी को हमने 15 से 20 पेज में कन्वर्ट कर दिया। आप इसको आसानी से, यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इस पॉइंट में बताया गया है कि 17 नवंबर 2007 को एक अध्ययन किया गया जिसमें यह पाया गया था कि दिल्ली के नगर निगम स्कूल में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चों को एनीमिया की बीमारी थी। तो बात कब की है? 2007 की है। वहां पर एक सर्वे किया गया जिसमें यह पाया गया था कि जो दिल्ली नगर निगम के स्कूल में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चों को एनीमिया रोग की बीमारी हो गई थी। और एनीमिया रोग करता क्या है और स्वास्थ्य को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एनीमिया क्या होता है, लोगों को शारीरिक रूप से बीमार कर देता है। इससे बच्चे ठीक से नहीं बढ़ते हैं और उनका ऊर्जा स्तर भी कम हो जाता है। तो एनीमिया बीमारी से क्या होता है, शरीर जब कमजोर हो जाएगा तो शरीर में ऊर्जा तो रहेगी नहीं, तो ऊर्जा का स्तर कम हो जाएगा और व्यक्ति का किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा और उनका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगेगा। अगला पॉइंट है, स्कूलों में अब हेल्थ चेकअप भी होता है। जब एनीमिया रोग वहां पर फैल गया दिल्ली नगर निगम स्कूल में, तो वहां पर क्या हुआ कि स्कूलों में हेल्थ चेकअप कराया जाने लगा और सभी बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड भी बनाया जाने लगा और जिन्हें एनीमिया थे उन्हें आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं। तो दिल्ली में जब 2007 की बात है, वहां पर नगर निगम के स्कूल में जब एनीमिया हो गया था तो वहां क्या किया गया, वहां नियमित रूप से हेल्थ चेकअप कराया जाता था और सभी बच्चों के हेल्थ कार्ड इशू किए जाते थे और जिन बच्चों की एनीमिया बीमारी होती थी उन्हें आयरन की टैबलेट भी दी जाती थी। अगला पॉइंट है, सिनकोना पेड़ की छाल को लोग उबाल कर और छान कर दवाइयां बनाते थे। तो सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग लोग क्या करते थे, उबालते थे और उसको छान करके दवाइयां बनाते थे। दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9। चैप्टर 9 का हमारा नाम क्या है, डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इसका पहला पॉइंट है, पहाड़ पर चढ़ना पर्वतारोहण यानी कि ट्रैकिंग कहलाता है। तो पहाड़ पर चढ़ने को क्या कहते हैं, पर्वतारोहण, और इसी का दूसरा नाम क्या है, ट्रैकिंग। अगला पॉइंट है, पहाड़ पर चढ़ने वालों को पर्वतारोही कहते हैं। तो जो पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कह सकते हैं, पर्वतारोही कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वे बड़े बड़े खूंटे जिनका इस्तेमाल नदी को पार करने के लिए होता है पिट ऑन कहलाते हैं। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, पिट ऑन क्या होता है, बड़े बड़े खूंटे होते हैं जिनका इस्तेमाल नदी को पार करने के लिए लोग साधारण तौर पर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि चट्टानों पर चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है। तो पहाड़ पर चढ़ना पर्वतारोहण और चट्टानों पर चढ़ना क्या कहलाता है, रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है। एक तरह का हुक जिससे रस्सी को लटकाया जाता है स्लिंग कहलाता है। तो स्लिंग किसे कहते हैं, स्लिंग एक तरह का हुक होता है जिससे क्या होता है, रस्सी को नीचे लटकाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहाड़ पर से नीचे उतरने को पर्वतारोही की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। तो रैपलिंग किसे कहते हैं, जब आप पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो उसे जो पर्वतारोही की भाषा में क्या कहेंगे, रैपलिंग कहेंगे। अगला पॉइंट है, एडवेंचर्स कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह का संबंध किससे था, एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर से था। अब हम देखेंगे ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। ग्रुप लीडर यानी कि जैसे आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं या तो कहीं पर जा रहे हैं तो हमारे ग्रुप का नेता भी होता है, तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती होंगी। तो हम उन्हीं जिम्मेदारियों के बारे में बात करेंगे। पहली जिम्मेदारी होती है कि दूसरों का सामान उठाने में मदद करना। तो पहली जिम्मेदारी क्या होगी, जैसा कोई व्यक्ति अपना सामान नहीं उठा रहा है तो आपकी क्या
जरूरत पड़ती है कि आप उस व्यक्ति का सामान उठाने में उसकी मदद करिए। सेकंड पॉइंट है दूसरों को आगे बढ़ने और स्वयं अंत में जाओ। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि आपके साथ जो ग्रुप मेंबर होंगे आप उन्हें आगे बढ़ने को कहिए, आप स्वयं पीछे रहिए, जिससे कि आप उनकी देखभाल कर सकें। थर्ड पॉइंट है जो ठीक से चढ़ नहीं पाते उनकी सहायता करो। जो व्यक्ति ठीक से चढ़ नहीं पाते या तो जो व्यक्ति ठीक से चल नहीं पाते हैं तो ग्रुप लीडर का क्या जिम्मेदारी बनती है कि वह व्यक्ति उनकी सहायता करे। नेक्स्ट पॉइंट है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह का प्रबंध करना। जैसे अब आप कहीं पर जा रहे हैं तो आप ग्रुप के नेता हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप रुकने के लिए, आराम करने के लिए, खाने पीने की आप व्यवस्था करिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो बीमार है उनकी देखभाल करो। और आपके यदि ग्रुप मेंबर कोई बीमार पड़ गया है या तो उसे किसी तकलीफ है तो आप उसकी क्या करें, सहायता करें। नेक्स्ट पॉइंट है समूह के लिए खाना पानी का इंतजाम करो। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी क्या है कि वह अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए खाना पानी का भी इंतजाम करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमेशा सजा के लिए तैयार रहना, चाहे गलती किसी और की ही क्यों ना हो। अब जो ग्रुप लीडर होता है वह सभी की सजा के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि आपके ग्रुप के मेंबर्स कोई गलती करेंगे तो उसकी सजा आपको ही मिलेगी, क्योंकि आपने उन्हें अच्छी तरह से ट्रेंड क्यों नहीं किया। इसलिए आपका भी यह फर्ज बनता है कि आप उन्हें अच्छी तरह से ट्रेंड करें, जिससे कि आपके साथ ही कोई भी गलती ना कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी। तो बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी। तो यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बछेंद्री पाल के बारे में। अगला पॉइंट है विटामिन हमें आयरन देते हैं, ताकत देते हैं और ठंड में गर्मी देते हैं। तो विटामिन शरीर को आयरन प्रदान करता है, ताकत देता है और ठंड में हमें सर्दी से भी बचाता है, यानी कि हमें गर्मी का एहसास कराता है। अगला पॉइंट है टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है जो झलरा पाटन राजस्थान में है। तो टेकला गांव कहां पर है, राजस्थान में है। और राजस्थान के पास एक गांव है झलरा पाटन, वहीं पर टेकला गांव है और यह गांव 1600 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट पॉइंट है लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़ कर रस्सों के साथ खड़े थे। तो कर्नल राम सिंह ने क्या किया था कि वह 90 मीटर ऊंची चट्टान पर एक चढ़ गए थे और वहीं पर के खूंटे गाड़ करके रस्सों पकड़ के खड़े हो गए थे। चलते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए और कमर सीध में होना चाहिए। तो जब हम पहाड़ पर या चट्टानों पर चढ़ते हैं तो हमारे शरीर का कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए और हमारी कमर हमेशा एक सीध में होना चाहिए, नहीं कि आप तिरछा होकर के चलें। नेक्स्ट पॉइंट है बछेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में एक पिकनिक में गई थी और 4000 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गई थी। तो बछेंद्री पाल जब मात्र 12 वर्ष की थी तब वह पिकनिक में घूमने गई थी और वहां पर एक ऊंची पहाड़ की चोटी थी जिसकी ऊंचाई कितना थी, 4000 मीटर। उस पहाड़ की चोटी पर वो अकेले चढ़ गई थी और उनकी उम्र महज कितनी थी, 12 वर्ष की थी। नेक्स्ट पॉइंट है वह उत्तराखंड के गढ़वाल के नकुरी गांव के रहने वाली थी। और बछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली थी, उत्तराखंड के गढ़वाल के नकुरी गांव की रहने वाली थी। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। तो बछेंद्री पाल ने कहाँ से ट्रेनिंग ली थी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग उन्होंने ली थी और वह उत्तराखंड के गढ़वाल जिले की रहने वाली थी। और बछेंद्री पाल के गाइड का नाम क्या था, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था। नेक्स्ट पॉइंट है उन्हें 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए चुना गया था। तो बछेंद्री पाल को 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट है बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 8900 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर रखा था। तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब गई थी, 23 मई 1984 को। और उस समय क्या हो रहा था, दोपहर के 1:07 हो रहे थे। तो आपके यहाँ टाइम भी याद रखना है और डेट भी याद रखनी है। अगले पॉइंट में बताया गया कि माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागर माथा है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इनके साथ एक साथी भी था। जब बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर गई थी तो उनके साथ एक साथी भी था। अब चूंकि दो लोग एक साथ वहां पर चोटी पर कदम रख नहीं सकते थे, इसलिए चोटी पर सबसे पहले कदम किसने रखा, बछेंद्री पाल में रखा, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी जगह थी, ज्यादा जगह नहीं थी। तो सबसे पहले कदम बछेंद्री पाल ने रखा। इन्होंने अपना माथा टेका, झंडा फहराया और तस्वीरें ली और इन्होंने करीब 43 मिनट तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर
रही थीं। तो माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। ये कब गई थी? 23 मई 1984 को, और दोपहर के 1:07 पर इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। अब हम देखेंगे पाठ 10, और पाठ 10 का नाम क्या है? बोलती इमारतें। दोस्तों, इस चैप्टर में हैदराबाद में कुछ प्रसिद्ध किला है, इमारत है, उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। पहले पॉइंट में बताया गया है कि गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है। तो गोलकुंडा किला कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है, और इसे काकतीय राजवंश ने बनवाया था। और इस किले का निर्माण किसने किया था? काकतीय राजवंशों ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस किले का एक भाग गोलाकार है, इसे बेसंस या बुर्ज कहते हैं। यह जो गोलकुंडा किला है, इसकी दीवार का एक भाग कैसा है? गोलाकार है देखने में, और उसे हम क्या कहते हैं? बुर्ज कहेंगे, या तो दूसरी भाषा में इसे बेसंस कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, गोलकुंडा किले की बाहरी दीवार पर 87 बुर्ज हैं। तो आपको बुर्ज की संख्या याद रखनी है। गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर कितने बुर्ज हैं? 87 बुर्ज हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 साल तक राज्य किया था। तो गोलकुंडा किले में कुतुब शाही सुल्तानों ने कब से कब तक राज किया? आपको उसके सन याद रखने हैं। 1518 से 1687 तक राज किया था। उससे पहले 1200 में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। यदि हम बात करते हैं सन 1200 की, तो गोलकुंडा मिट्टी का किला कैसा बना था? मिट्टी का बना हुआ था, और वहां पर दूसरे राजाओं का राज्य था, मतलब वहां का स्वामित्व किसी और का था। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊंची और गोल आकार की दीवारें दूर से ही चीजें देखने में सहायता करती थीं। गोलकुंडा जो किला था, उसकी दीवारें काफी ऊंची थी, और उनका आकार कैसा था? गोलाकार था, जिससे क्या होता था कि हम दूर से किसी चीजों को आसानी से देख सकते थे, और यदि किले पर कोई आक्रमण करने आ रहा है तो हमें दूर से ही पता चल जाता था। तो जो उसकी ऊंची दीवारें थी और जो उसकी गोल आकार की दीवारें थी, वो क्या करती थी? हमें किस दुश्मनों के हमला करने से संकेत करती थी, यानी कि हम वहां से पता कर सकते थे कि हम पर आक्रमण होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था। गोलकुंडा किला पर आक्रमण करने कौन आया था? औरंगजेब आया था, पर वह असफल रहा, क्योंकि जो गोलकुंडा किला था वहां से लोगों ने पहले ही देख लिया था उसके गोलाकार आकृति के माध्यम से कि कोई हम पर आक्रमण करने आ रहा है, और उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। तो औरंगजेब आक्रमण करने आया था, परंतु उसमें वह असफल रहा था, और वह अपनी सेना के साथ लगभग 8 महीने, आप सोच लीजिए कितना बड़ा टाइम था, वह 8 महीने किले के बाहर ही अपनी सेना के साथ हमला करने की तैयारी में लगा रहा, लेकिन वह इसमें असफल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, किले के चारों ओर मोटी दीवारें एवं एक गहरी खाई थी, जिसके कारण वह आक्रमण नहीं कर पाया। अब औरंगजेब आक्रमण नहीं कर पाया, इसका कारण क्या था? क्योंकि जो किले के चारों ओर क्या थी? मोटी मोटी दीवारें थी एवं एक गहरी खाई थी। इसी के कारण औरंगजेब उस पर किले पर आक्रमण नहीं कर पाया, और 8 महीने तक आक्रमण करने के बारे में सिर्फ योजना ही बनाता रह गया। नेक्स्ट पॉइंट में कांसे के बारे में बताया गया है। कांसे की चीजें हजारों सालों से आदिवासी बनाते आए हैं। तो कांसे की चीजें कौन बनाता था? आदिवासी बनाते थे। और कांसा जो होता है 2 धातुओं का मिश्रण है। कौन कौन सी धातुएं हैं? तांबा और टिन। यदि हम पुराने जमाने की बात करते हैं, मतलब ये जब गोलकुंडा किला था उस टाइम की बात है कि उस टाइम में जो कांसे की क्या करती थी? बंदूकें बनाई जाती थी, यानी कि जो लोग हमला करने के लिए औजार यूज करते थे उसमें जो बंदूकें रहती थी वह किसकी बनती थी? कांसे की बनती थी। और कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्रण होता था। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। उस जमाने में एक सुल्तान था, उसका नाम क्या था? अबुल हसन। वह गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का दीवाना था। नेक्स्ट पॉइंट है, राजा के महल में एक फतेह दरवाजा है। यहाँ जो भी कुछ बोलता है राजा के महल तक आवाज सुनाई देती थी। तो राजा के महल में क्या था? एक फतेह दरवाजा था, जो कि किसी को दिखता नहीं था, परंतु यहाँ से कुछ बोलता था तो राजा के महल तक राजा आराम से उस आवाज को कैच कर लेते थे, यानी कि सुनते थे। यदि हम बात करते हैं खुदाई की, कि इस महल में जैसे पहले खुदाई होती थी, तो खुदाई से वहां पर बहुत सी चीजें मिली थी। जैसे आपका बर्तन मिला था, हथियार मिले थे, औजार मिले थे और जेवर मिले थे। तो जब किले की खुदाई हुई थी तो वहां पर बर्तन मिला, हथियार मिला, औजार मिला और जेवर मिला। नेक्स्ट पॉइंट है, बर्तन के टुकड़ों को संभाल कर शीशे की अलमारी में रखा
जाता था। तो बर्तन के टुकड़ों पर लोग कहाँ रखते थे? शीशे की अलमारी में रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि मल्लापुरम जिला केरल में है। तो मल्लापुरम कहाँ पर है? केरल में है। और चित्र में 500 साल पुरानी पेंटिंग दिखाई गई थी। तो चित्रों में जो पेंटिंग दिखाई गई थी वो कितनी पुरानी थी? 500 साल पुरानी थी। आपको इसका ड्यूरेशन भी याद रखना है, 500 साल पुरानी वह पेंटिंग थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पुराने समय में लोग मशक को क्या बोलते हैं? चमड़े का थैला में पानी भरकर ले जाते थे। पुराने समय में लोग क्या करते थे? पानी को कहाँ पर एकत्रित करते थे? चमड़े के थैले में। और चमड़े के थैले का दूसरा नाम क्या था? मशक। आपको इस मशक के बारे में भी याद रखना है। अब हम देखेंगे दोस्तों पाठ 11, और पाठ 11 का नाम है हमारा सुनीता अंतरिक्ष में। इस चैप्टर में सुनीता की अंतरिक्ष की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है कि वो अंतरिक्ष में गई थी तो उन्होंने क्या किया, अंतरिक्ष में उन्होंने जीवन कैसा व्यतीत किया, इन्हीं सब के बारे में और हमारी पृथ्वी के बारे में बताया गया है। तो हम इसका देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहले पॉइंट में बताया गया है कि हमारी पृथ्वी गोल है। तो हमारी पृथ्वी का आकार कैसे है? गोल है। हमें दिखती तो नहीं है, परंतु हमारी पृथ्वी ग्लोब जैसे गोल आकार की है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक विशेष यान जिससे अंतरिक्ष में जाते हैं अंतरिक्ष यान कहलाता है। तो अंतरिक्ष में जाने के लिए जिस यान का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यान। और उसका दूसरा नाम क्या है? स्पेसशिप। तो स्पेसशिप क्या करता है? अंतरिक्ष में उससे हम जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का बल पाया जाता है, इसी कारण पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तुओं को खींचती है, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के गुण पाए जाने के कारण ही पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जैसे आप ये आसमान में कोई चीज फेंक देते हैं तो वह नीचे लौट आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण अंतरिक्ष यान में एक जगह टिककर नहीं बैठ सकते, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। तो अंतरिक्ष की बात करते हैं तो अंतरिक्ष में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है, वहां पर बहुत ही कम गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम एक जगह पर टिक कर बैठ नहीं सकते हैं, बल्कि हम एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। और यह सब होता क्यों है? गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि हम देखते हैं अंतरिक्ष से देखेंगे तो हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है? अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह गोल एवं सुंदर दिखती है। यदि हम अंतरिक्ष में जा करके पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी की सुंदरता बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और वह ग्लोब की तरह बिल्कुल गोल जैसी प्रतीत होती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर केवल यह नजर आता है कि समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ है। जब अंतरिक्ष से हम पृथ्वी को देखेंगे तो हमें ज्यादा कुछ नजर में नहीं आता है, सिर्फ यही दिखता है कि समुद्र कहाँ पर है, पानी कहाँ पर भरा हुआ है, जमीन कहाँ पर है और बिल्कुल गोल जैसी पृथ्वी दिखती है। अब बताया गया है सुनीता विलियम्स के बारे में कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में स्पेसशिप से गई थी। तो सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की यात्रा किससे की थी? स्पेसशिप से की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज्यादा समय अंतरिक्ष में व्यतीत किए। तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने दिनों तक रही थी? 6 महीने से ज्यादा टाइम के लिए वह अंतरिक्ष में रही थी। जब वह भारत आई, हजारों बच्चों को उनसे मिलने का मौका मिला। जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से लौट करके वापस पृथ्वी पर आई थी तो उन्हें हजारों बच्चों से मिलने का मौका मिला था। इसी चैप्टर में शिक्षकों के लिए एक बुक का नाम बताया गया, उस बुक का नाम है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाय इसैक एसिमोव। आपको इस बुक का नाम याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के लोग अर्जेंटीना और ब्राजील के लोगों के ऊपर हैं, इसका कारण क्या है? गुरुत्व के कारण। तो भारत के लोग अर्जेंटीना और ब्राजील के लोगों के ऊपर हैं, इसका रीजन क्या है? गुरुत्व। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में सुनीता के अनुभव के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अंतरिक्ष में गई तो उन्होंने कैसा अनुभव किया, कैसा महसूस किया, उनकी अंतरिक्ष में यात्रा कैसे रही, इन्हीं सबके बारे में बताया गया है। तो सुनीता ने पहला पॉइंट बताया कि स्पेस में वहां एक जगह टिककर बैठ ही नहीं पाते थे। मतलब जब वो अंतरिक्ष में गई थी तो स्पेस में क्या होता था? गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता था, जिसके कारण वह एक जगह टिककर नहीं बैठ पाती थी, एक जगह से दूसरी जगह तैरती रहती थी, कभी इधर पहुंचती थी कभी उधर, एक जगह बैठना वहां नामुमकिन था। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि वहां पर पानी तक नहीं रुकता था, बुलबुले बन के तैरा करते थे। अब वहां पर गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण पानी भी नहीं रुक रहा था, पानी क्या होता था? बुलबुला बन के इधर से उधर तैरता रहता था। और यदि हमें वहां पर हाथ धोना हो या तो मुंह धोना हो तो हमें बुलबुलों को पकड़ना पड़ता था और कपड़ा गीला करके
अपने मुंह को साफ करना पड़ता था। तो अंतरिक्ष में क्या करते हैं, मुंह को धोने के लिए बुलबुलों के पानी के बुलबुलों को पकड़ते हैं और कपड़े गीले करके अपने मुंह को साफ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, बताया गया है कि अंतरिक्ष में कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे बाल हमेशा ऑलरेडी खड़े रहते हैं। जब बाल खड़े रहेंगे तो कंघी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और ऐसा क्यों हो रहा था, गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, वहां टहल नहीं सकते थे और तैरने की आदत हो गई थी। अब क्योंकि वहां पर एक जगह पर टिकना आसान नहीं था, एक जगह पर आप बैठ नहीं सकते थे, इसलिए हम क्या कर सकते थे, हमें तैरने की आदत हो गई थी, क्योंकि हम एक जगह से दूसरे जगह भागते रहते थे पानी के समान। नेक्स्ट पॉइंट है, एक जगह पर रुकने के लिए खुद को चिपकाना पड़ता था। यदि आपको किसी एक जगह पर रुकना हो तो आपको वहां पर एक जगह चिपक के खड़े होना पड़ता था, तभी आप रुक सकते थे, वरना आप इधर से उधर आसानी से पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि सुनीता के अनुभव बच्चों को पृथ्वी का गुरुत्व समझने में मदद करेंगे। जब सुनीता अंतरिक्ष से लौट कर आई तो जो उन्होंने अनुभव बताए बच्चों को, उससे बच्चों को क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझने में मदद मिलेगी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, यदि गुरुत्वाकर्षण कम हो तो क्या हो, ज्यादा क्या हो तो क्या होगा। सुनीता ने अपने अनुभव बच्चों के साथ शेयर किए, जिससे बच्चों को उन्हें यह सब समझने में मदद मिली। सुनीता ने यह उड़ान 9 दिसंबर 2006 को भरी थी। तो आपको उनकी उड़ान की डेट याद रखनी है। वह डेट कब थी, 9 दिसंबर 2006 थी। पृथ्वी पर कुछ भी उछालो तो वह वापस नीचे आ जाए। जैसे हम पृथ्वी से जैसे बाल मान लीजिए ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे आ जाता है। क्यों होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितनी दूरी पर गई थी, 360 किलोमीटर दूर। आपको इस डिस्टेंस को भी याद रखना है। जब कोई कागज या पत्ता नीचे गिरता है तो हवा में उसकी चाल कम कर देती है। जैसे जब कोई कागज या पत्ता ऊपर से नीचे गिरता है तो हवा क्या करती है, उनकी चाल यानी गति को कम कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुनीता विलियम्स ने गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं किया। सुनीता विलियम्स ने क्या किया था, वो जब अंतरिक्ष में गई थी तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया ही नहीं, उन्हें गुरुत्वाकर्षण बल का एहसास ही नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। यदि हम अंतरिक्ष में जाते किससे हैं, अंतरिक्ष यानी कि स्पेसशिप से जाते हैं। तो स्पेसशिप की यदि खिड़की से हम पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी बहुत ही सुंदर और अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। दूर स्पेसशिप से देशों का विभाजन नहीं दिखता है। यदि हम स्पेसशिप से देखेंगे तो हमें देशों का विभाजन बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। यह विभाजन हम लोगों के द्वारा किया गया है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि उपग्रह का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। उपग्रह का प्रयोग टीवी आपका हो गया, टेलीफोन हो गया और मौसम की जानकारी के लिए करते हैं। तो जो सैटेलाइट होते हैं उनका प्रयोग किस लिए करते हैं, टीवी के लिए, टेलीफोन के लिए और मौसम की जानकारी के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि टूटता तारा जिसका नाम है उल्कापिंड या पृथ्वी पर वायुमंडल में आते ही आग पकड़ लेता है। तो उल्कापिंड जो होता है पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही अपने आप क्या करता है, वह आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग के व्यक्ति थे, वह चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग। आपको उनका नाम याद रखना है। और कब गए थे, 1969 में। तो चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रांग है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि सुनीता विलियम्स ने 2007 में 6 महीने से ज्यादा अंतरिक्ष में रुकने का रिकॉर्ड बनाया। वह सबसे लंबे समय तक रुकने वाली पहली महिला थी। तो सुनीता विलियम्स ने 2007 में 6 महीने से ज्यादा अंतरिक्ष में रुकने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ऐसा करने वाला वह पहली महिला थी। तो आपको ये दोनों पॉइंट भी याद रखने हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे चैप्टर 12। चैप्टर 12 का नाम क्या है, खत्म हो जाए तो। इस चैप्टर में दोस्तों आपका जैसे एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, इन्हीं सब के बारे में बताया गया है कि यदि ये सब खत्म हो जाए तो क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका पहला पॉइंट है, अडालज की बावड़ी अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। तो अडालज की बावड़ी कहाँ पर है, अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। सेकंड पॉइंट है, आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल के लिए किया जाता है। यदि हम बात करते हैं तेल शब्द का प्रयोग किसे किया जाता है, तो पेट्रोल जैसे आप गाड़ी में डलाते होंगे, डीजल भी गाड़ी में डलाते होंगे और खनिज तेल के लिए किया जाता है। तो तेल शब्द का प्रयोग 3 चीजों के लिए किया जाता है, पेट्रोल, डीजल और
खनिज के लिए। और यह किस भाषा में किया जाता है? आम बोलचाल की भाषा में किया जाता है। तेल के अलावा पृथ्वी के नीचे एलपीजी और सीएनजी गैस पाई जाती है। यदि हम बात करते हैं कि पृथ्वी के नीचे तो तेल पाया जाता है, उसके अलावा क्या पाया जाता है? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी भी पाई जाती है। तो आपको यह दोनों पॉइंट भी याद रखने हैं। आप सिर्फ वीडियो को देखते रहिए, आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको कुछ रटना नहीं है, आपको ऑटोमेटिक सिर्फ बातें सिर्फ समझ में आ जाएंगी। आप सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस खाना पकाने वाली गैस है। तो एलपीजी गैस कैसी है? खाना पकाने वाली गैस है। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि सीएनजी वाहनों में इस्तेमाल होने वाला प्रदूषण रहित ईंधन है। तो सीएनजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है? वाहनों में, और यह प्रदूषण रहित ईंधन होता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो प्रदूषण को कम करने के लिए आजकल वाहनों में सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है खनिज तेल जमीन के नीचे लाखों वर्षों में बनता है। तो खनिज तेल कैसे बनता है? जमीन के नीचे बनता है, वो भी लाखों वर्षों में। इसीलिए बोला जाता है कि सब भंडार खत्म हो जाएंगे तो जल्दी से मिलेंगे नहीं, क्योंकि इनके निर्माण में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहां पर मौजूद है। अब जैसा हम सभी जानते हैं कि तेल जो होता है जमीन के अंदर ही पाया जाता है, परंतु वह जमीन के अंदर कहां पाया जाता है यह पता लगाना आसान नहीं है। यदि सबको पता हो जाए तो जैसे लोग कुएं की खुदाई करवाते हैं, यदि पानी की जगह तेल निकलने लगे तो सभी के लिए फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पानी ही निकलता है, क्योंकि तेल का पता लगाना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है तेल का पता कैसे लगाते हैं, इस बारे में बताया गया है कि वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से गहराई तक पाइप और मशीनें डाल करके तेल को ऊपर खींचते हैं। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं? एक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा कोई खास टेक्निक होती है जिनके द्वारा मशीनों से गहराई को नापते हैं और फिर पता करते हैं कि जमीन में नीचे यहाँ पर तेल की मात्रा हमें मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है जमीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का, गाढ़ा एवं बदबूदार होता है। तो तेल कैसा होता है? गहरे रंग का होता है, गाढ़ा होता है और थोड़ा बदबूदार होता है। इसमें बहुत सारी चीजें घुली मिली होती हैं। तो जो हम जमीन से तेल निकालते हैं नीचे से, वह गाढ़ा होता है, बदबूदार होता है, उसे बाद में फिर रिफाइनिंग द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगले पॉइंट में वही बताया गया है कि इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है, क्योंकि जमीन के नीचे से जो तेल निकलता है तो डायरेक्ट हम इसका यूज कर नहीं सकते हैं, सबसे पहले हम उसको शुद्ध करते हैं। तो शुद्ध करने के लिए सबसे पहले उसे कहां पर भेजा जाता है? रिफाइनरी में भेजा जाता है, जिसके द्वारा वहां पर वह अच्छी तरह उसको शुद्ध किया जाता है, फिर हम उसे डीजल पेट्रोल आदि के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खनिज तेल से हमें कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज का ईंधन, एलपीजी, मोम, कोल, तार और ग्रीस मिलता है। तो खनिज तेल से हमें क्या क्या मिलता है? कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज का ईंधन, एलपीजी, मोम, कोल, तार और ग्रीस। तो खनिज तेल से मिलने वाले सभी पदार्थों के नाम भी आप याद कर लीजिए। क्या क्या मिलता है? डीजल हो गया, पेट्रोल, मोम, कोल, तार, ग्रीस और बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि एलपीजी जो होती है खाना पकाने की एक गैस होती है। तो एलपीजी कैसी गैस है? खाना पकाने की गैस है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है। दुर्गा एक महिला है, वह कहां पर रहती है? हरियाणा के एक गांव में रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोबर से बनाया जाने वाला एक प्रकार का ईंधन जिसका इस्तेमाल खाना पकाने में होता है, उपला कहलाता है। आप गांवों में देखते होंगे कि गोबर से खाना बनाते हैं। गोबर से खाना बनाया जाने वाला एक प्रकार का ईंधन होता है जिसे कंडा कहते हैं, और उसका दूसरा नाम क्या होता है? उपला। तो गाय के गोबर या तो भैंस के जो गोबर का कंडा होता है उसे क्या कहते हैं? उपला। और उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? गांवों में खाना पकाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। हमारे देश की लगभग 2/3 जनसंख्या उपले, लकड़ी और सूखी पत्तियों का प्रयोग करती है। यदि हम बात करते हैं कि हमारे देश की जो कुल पॉपुलेशन है उसका 2/3 जनसंख्या की बात करें तो वह खाना बनाने के लिए उपला यानी कंडा, लकड़ी और सूखी पत्तियों का प्रयोग करती है। नेक्स्ट पॉइंट है यह सब केवल खाना बनाने के लिए ही नहीं, तापने के लिए और पानी गर्म करने के लिए भी प्रयोग होते हैं, जो कि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। अब जो कंडा हो गया, लकड़ी हो गया और सूखी पत्तियां, इनका प्रयोग गांव में सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि पानी गर्म करने के लिए भी करते हैं। सर्दी में जब
सर्दी लगती है तो तापने के लिए भी करते हैं, और यह सब क्या करती हैं, प्रदूषण को बढ़ाती हैं, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। तो हमें प्रदूषण को कम करने के लिए कम से कम लकड़ियों का और उपला यानी कंडे का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने कक्षा 5 का चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 12 तक को कवर कर लिया है। आप इस वीडियो को सिर्फ 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको कुछ याद नहीं करना है। और यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल को देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 13 से स्टार्ट करेंगे, और उस वीडियो में हम कक्षा 5 की बुक को पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका सिलेबस जल्द से जल्द पूरा हो सके। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाली इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।